तो आप मानते हैं कि नजीमुल्लाह गलत समय में चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता है वो, हमदर्द भी है कौम के। मगर आज जो जिस भंवर में वो फंसे हैं, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि नजीमुल्लाह जैसे दूरअंदेश लीडर जो है कभी ऐसा करेगा। मगर जो है हकीकत है, वो फैसला ले चुके हैं और अब पीछे आना तो उनके लिए भी नामुमकिन है। जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। हमारे साथ यानी कौसा कादर पैलेस में यहाँ के कौसा के वरिष्ठ नगर सेवक और एनसीपी राष्ट्रवादी पार्टी शरद चंद्र पवार के कद्दावर नेता सिराज डोंगरे साहब हैं। हम इनसे कुछ पॉलिटिकल बात करेंगे कि जो इस समय चुनाव चल रहा है तो इनकी पार्टी की क्या मूवमेंट है और सिराज साहब पिछले कितने सालों से राजनीति में है। सिराज साहब, आपने जनता दल से शुरुआत किया था, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। शुरुआत जो है हमने जनता दल से ही शुरू किए थे। हमारे दोस्त बद्री आलम साहब की क़यादत में हमने उस वक्त यहाँ पर मूवमेंट चलाया था, कांग्रेस मुखालिफ मूवमेंट। कांग्रेस के खिलाफ? कांग्रेस मुखालिफ मूवमेंट बद्री आलम साहब के क़यादत में उस वक्त हमने शुरू किया था। और उससे मैं जनता दल से इलेक्शन भी लड़ा। मैं 2 इलेक्शन जनता दल की तरफ से लड़ा था, फिर जनता दल टूट गई, फिर मैं समाजवादी से एक इलेक्शन लड़ा था जी। और उसके बाद में मैं वो इलेक्शन भी कुछ वोटों से हार गया था, पैनल का मामला था वो। और चौथा इलेक्शन जो है मैं 2007 में जीता जी। एग्जैक्ट उन्हीं उन्हीं साहब के सामने जीता मैं, जिन्होंने मुझे पहला इलेक्शन 1-1 में 76 वोटों से हराए थे। और हाँ, वो मेरे करीबी रिश्तेदारी, मेरे बहनों ही थे वो। अच्छा। जी, यासिन सुरमे साहब। अच्छा। और फिर चौथा इलेक्शन जो है फिर हम 1-1 में लड़े और एग्जैक्ट 76 वोटों से ही हमने जी पहला इलेक्शन 76 वोटों से जीता था मैं। और दूसरा इलेक्शन जो है वो 350 वोटों से जीता। और तीसरा इलेक्शन जो है मैं कौसा मुमरा में सबसे ज़्यादा बड़ी लीड से जीता। सबसे जी, तीसरा यानी राष्ट्रवादी की सिंबल से। राष्ट्रवादी। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि आप भी चुनाव प्रचार में अवार्ड साहब के साथ रात दिन एक किए हुए हैं और उनके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, तो इस बार आपको क्या माहौल दिखता है? इस बार का माहौल जो है, मैं आपको और पीछे ले चलता हूँ। पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ था उसमें सिर्फ थाना कल्याण ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि नेशनल लेवल पर मुसलमानों ने एक अच्छा रोल अदा किया, जिसकी वजह से जो है इनकी सीटें भी कम हुई। और मुसलमानों में एक, जैसा कि आप समझिए कि एक चेतना जागी कि भाई हमारे वोट भी इतने अहम हैं। और लोगों में जो है बहुत ज़्यादा उत्साह देख रहे हैं हम। इस बार जो है पार्लियामेंट के बनिस्बत इस बार मुसलमानों का वोटिंग रेशो जो है, वोटिंग परसेंटेज जो है और 10-15% बढ़ेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। नहीं, ये तो सेंट्रल का इलेक्शन था। स्टेट इलेक्शन में क्या वो चीज़ रिपीट होगी? क्या वही पैटर्न चलेगा कि कुछ पैटर्न अलग दिखेगा मुमरा कलवा में? बिल्कुल नहीं, वही पैटर्न चलेगा। लोगों में उत्साह है, मुसलमानों में ख़ास करके इलेक्शन के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा जोश व खरोश देख रहे हैं हम। और फिर जो सामने जो उम्मीदवार हैं वो, मुझे लगता है कि बहुत गलत वक्त में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्योंकि आज के हालात, उनकी जो दोस्त पार्टियां हैं जैसे बीजेपी और शिवसेना है, इनके कंटिन्यू बयानात जो है मुसलमानों के खिलाफ चल रहे हैं। कोई कह रहा है हम हाजी मलंग छीन लेंगे, तो कोई कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। तो किसी का कोई जो है
वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ किए चले जा रहे हैं। उनकी गुस्ताखी हुई, मुसलमान जो है वो एहतिजाज करने लगे। तो दूसरे दिन जो है चीफ मिनिस्टर साहब का बयान आता है कि गगनगिरी महाराज की तरफ कोई आंख उठाकर भी ना देखे। यानी एक तरह से धमकी थी। मुसलमान इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और अरे मरे पर सौ दुर्रे कि वहाँ पर फडणवीस साहब कह रहे हैं कि हमने तो बिल्कुल छूट दे रखी है, पहले मारो, पहले इनकी सुताई करो, फिर हमसे पूछो, हमको पूछने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के बयान जो है, अब मुसलमान कितना सहन करेगा, कितना बर्दाश्त करेगा। तो आप मानते हैं कि नजीमुल्लाह गलत समय में चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता है वो, हमदर्द भी है कौम के। मगर आज जो जिस भंवर में वो फंसे हैं, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि नजीब मुल्ला जैसे दूरअंदेश लीडर जो है कभी ऐसा करेगा। मगर जो है हकीकत है, वो फैसला ले चुके हैं और अब पीछे आना तो उनके लिए भी नामुमकिन है। आपको क्या लगता है कि आवाज साहब चौथी बार रिपीट करेंगे या फिर इलेक्शन बहुत टफ होता जा रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, मगर ये है कि आवाड़ साहब बहुत आसानी से जीत जाएंगे। यानी कोई टफ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, माहौल वैसा बनाया जा रहा है, मगर वो हकीकत नहीं है। तो आवाज साहब के किन बातों को आप लेकर जनता के बीच में जाएंगे? बस एक हमदर्द इंसान है। मुसलमानों के मसाइल पर जो सबसे पहला बोलने वाला महाराष्ट्र के अंदर जो नेता है वो जितेंद्र आव्हाड है। वो मसला मुसलमानों का हो, दलितों का हो, आदिवासियों का हो, सिर्फ वो ये देखेंगे कि मजलूम कौन है, मजलूम के साथ में खड़े होते हैं। बस सिर्फ इतनी सी बात। तो मुसलमानों के हमदर्दी में तो असदुद्दीन ओवैसी भी बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बोलने में और जितेंद्र आव्हाड के बोलने में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि ये तो मुस्लिम हैं, ये मुसलमानों के लिए बोलेंगे ही, मगर एक गैर मुस्लिम जब मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता है तो वो एक अलग बात होती है उसमें। मुसलमान का मुसलमान के लिए आवाज़ उठाना, आज माहौल ऐसा बना दिए कि मुसलमान है तो मुसलमान के लिए बोले, हिंदू है तो हिंदू के लिए बोले, जो कि मैं समझता हूँ कि जो बिल्कुल गलत है। मजलूम के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। टोरंट को आप कितना जो है चैलेंज मानते हैं इस समय? जैसे टोरंट का हर स्टेज पे, अभी तो आवाज साहब भी हर मंच पे बोलने लगे हैं कि टोरंट हम नहीं लाए, बीजेपी की गवर्नमेंट लाए, लेकिन अपोजिशन कहीं ना कहीं बताने में लगा हुआ है कि टोरंट जो है आवाज साहब ने लाया है। आव्हाड साहब ने अच्छी व्यवस्था मांगी थी, टोरंट नहीं मांगा था, जो कि उन्होंने हाउस के अंदर भी कहा। उनकी पूरी तकरीरें जो हाउस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के ताल्लुक से और जग जाहिर है, सबको पता है। आव्हाड साहब ने कोई ये नहीं कहा है कि हमको टोरंट दो या फला दो या फला दो, ये उनका कहना नहीं था। उनका ये कहना था कि बिजली का मसला हमारा सॉल्व होना चाहिए। टोरंट तो इन्होंने सर पे थोपा हमारे, बीजेपी जी। यानी आवाज साहब नहीं लाए तो लेकिन जनता के बीच में आप कैसे समझाएंगे कि आवाज साहब नहीं लाए? आव्हाड साहब की जो हाउस की तकरीरें हम सुना रहे हैं लोगों को। आम जनता को तो नहीं पता होता। जैसे आप लोग लोकल में हैं, नगर सेवक हैं, आप जनता के बीच में जाते हैं, तो आप क्या उनमें ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि नहीं? सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे घर घर जाके इस बात को लोगों के ज़हन नशीं कर रहे हैं कि भाई टोरंट का मामला जो जैसा कि आव्हाड साहब को उसमें मुलविस किया है वो वैसा कुछ है ही नहीं। ये आव्हाड साहब की तकरीरें हैं और ये उन लोगों की तकरीरें हैं जो एक तरह से वो आव्हाड साहब पर जो मामला थोप रहे हैं कि तो आप बताइए फिर आव्हाड साहब ने कहा था कि हमको टोरंट दीजिए या कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनी दीजिए। उन्होंने तो सिर्फ यहाँ का
और ये हालात इस यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कहा था। सिराज साहब, नजीमुल्ला ये टोरेंट को ही मुख्य मुद्दा बनाए हुए हैं और वो हर मंच से ऐलान कर रहे हैं कि हमारी अगर गवर्नमेंट इस बार आती है या हम मेजॉरिटी में आते हैं तो हम 1 साल के अंदर टोरेंट को हटाएंगे, और आप बोल रहे हैं कि टोरेंट कोई मसला नहीं। नहीं, टोरेंट कोई मसला ये नहीं, मैं तो खुद परेशान हूँ टोरेंट से। तो आप चाहते हैं कि टोरेंट हटे? बिल्कुल हटना ही चाहिए। और अगर नजीबुल्ला साहब कह रहे हैं कि हम टोरेंट को हटा देंगे, ये तो बहुत पहले से वो भी कह रहे हैं, मगर वो सत्ता भी है उनकी, हटाना चाहिए उन्होंने। कोलिशन गवर्नमेंट है। कोalition गवर्नमेंट है तो क्या है, ये एक हिस्सा है गवर्नमेंट का, वो भी उनकी भी सुनी जाएगी। आप पिछले महीने एक प्रोग्राम हुआ था कौसा गांव में, तो वहां पे ही आपने अपने को स्पष्ट किया था कि हम उनको वोट नहीं देंगे जो बीजेपी के आड़ में छुपे हुए हैं। तो आप कहना क्या चाहते थे? मैं नहीं, बल्कि यहाँ बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि जो बीजेपी के साथ है, मैं ये नहीं कहता कि वो बीजेपी में शामिल हो गए, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो बीजेपी में कभी भी शामिल नहीं हो गए, न शिवसेना में हो गए, वो सेकुलर पार्टी के साथ में है। मैं उस पार्टी को सेकुलर मानता था, मगर उनका अलायंस जो है होने के बाद में इनकी वहाँ कोई भी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी का रोल तो दुनिया को मालूम है, ये पहले लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। आज अजीत दादा का भी उन्होंने वही हाल करके रखा है। अजीत दादा वो शख्सियत है महाराष्ट्र की कि जिसके वो चीफ मिनिस्टर तो नहीं हुए, मगर चीफ मिनिस्टर की भी सिक्कत नहीं थी उनके सामने कि उनकी बात को काटे। अजीत पवार वो हस्ती है, मगर आज अजीत पवार को देखकर अफसोस होता है कि उनकी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पर। लेकिन निधि तो नजीब मुल्ला जो है सैकड़ों करोड़ की यहाँ लेके आए, तो वो अजीत दादा पवार ही तो दिए होंगे। नहीं, निधि देना वो अगर कंडीशनल है, वो कि ये निधि लो और वोट करो, तो ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, यानी गया गुजरा भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तो हर नमाज के बाद में जिन पर दरूद भेजा जाता है, एक दुआ का एक परमानेंट पार्ट है वो दरूद शरीफ। वो इतनी बड़ी शख्सियत कि जिनका अहाता नहीं किया जा सकता कि वो क्या चीज है, उनके खिलाफ गुस्ताखी कोई मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ का हाल वही है, जो सब सारे मुसलमानों के दिलों में एक ही चीज है कि हम उनके साथ में कभी नहीं जाएंगे जो उनके साथ में। ये तो गाली नहीं देते, ये गुस्ताखी भी नहीं करते, मगर ये उनके साथ में जो गुस्ताखियों को प्रोत्साहन देते हैं। रोजगार और कोई भी मसला नहीं है यहाँ मुमरा में। अभी एक बात बताऊं मैं आपको, मुमरा कौसा में 5 लाख मुसलमान हैं, जिसमें 1.5-2 लाख पढ़े लिखे नौजवान हैं, मगर 20-25 लोग हो गए जो सरकारी नौकरियों में हो गए, 200-300 हो गए जो किसी कारखाने या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बाकी तो सब रोड पे छपड़ी लगा के कमाते हैं हम लोग, ये छोटे मोटे कारोबार। उनके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? जन प्रतिनिधि की बनती है ना, कि जब जिस क्षेत्र में है वहाँ के लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराएं। तो आप ये मानते हैं कि रोजगार यानी सीमित है यहाँ पे? हाँ, रोजगार तो सीमित ही है। रोजगार के ऐसे कोई जराए पहले भी नहीं थे, और मुसलमानों के साथ तो हमेशा से है, अभी भी नहीं है। उसके लिए कोशिशें हो रही है। आपके कार्यकर्ता लोग जो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार से इस समय जुड़े हैं, तो उनका एक नैरेटिव सेट हो गया है, यानी नारा देते हैं कि अब की बार 1 लाख पार। तो आप इसको कहाँ तक यानी लेते हैं, कितना इसमें दम है?
जिसको जिसकी उसकी अपनी सोच है, इस तरह का तो कोई दावा करना ठीक नहीं है। हाँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी लीड से जीतेंगे अवार्ड साहब। डोंगरे साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आप 15 साल 20 साल से इस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। पार्टी ने आपने 15-20 सालों के अंदर क्या दिया? मुझे जी जी, पर्सनल यानी आपको क्या मिला 15-20 सालों के अंदर? मुझे तो ऐसे कोई चीज़ मिली नहीं है, मगर मेरा एक अलग सोच के साथ में हूँ मैं। उस तरह का कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि कोई चीज़ हासिल करूँ। हाँ, मैं मेरी कौम के लिए जो भी हो सकेगा वो काम करूँगा, और उसके लिए अवार्ड साहब जैसे लोग हैं। कोई एक चीज आप बताइए जो 15-20 साल के अंदर पार्टी या सरकार भी बनी आपकी, और बहुत सारी चीजें, तो सिराज डोंगरे कहाँ पे खड़े थे वहां? मैं तो पहले इलेक्शन में जाता वही हूँ। मैं कोई इस तरह का कोई एम्बिशन नहीं चलाऊं कि भाई मुझे फला फला कुछ बनना है, ऐसे मेरी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। कोई ख्वाहिश बिल्कुल नहीं। हाँ, लोगों के काम हो जाए उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, और वो होते भी नहीं। हैं। जैसे सीनियरिटी के हिसाब से तो लोगों को कुछ ना कुछ तो, जैसे अपोजिशन लीडर भी बन सकते थे। वो तो पार्टी का काम है, पार्टी अगर मुझे उस लायक समझती है तो कर देगी। आप हकदार थे कि नहीं थे? ना, ऐसे कोई मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं हकदार हूँ, ये मैं पार्टी के ऊपर छोड़ दिया था। तो पार्टी को जो लगता है कि ये सही है वो पार्टी डिसीजन लेती, मैं पार्टी डिसीजन के साथ में हूँ। जी। आखिरी सवाल हम आपसे, यानी यहीं पे क्लोजिंग करेंगे। सिराज डोंगरे इस चुनाव में कहाँ पर खड़े हैं, ये बता दें। जिस तरह से नगर सेवकों को काम बांटा गया है वही अपना कर रहे हैं। और ऐसी नई कोई बात नहीं है, जो हमेशा से है। मुझे ये वार्ड देखना है, किसी को क्या वार्ड, अपना अपना काम कर रहे हैं लोग, सभी लोग कर रहे हैं। कोई सिराज डोंगरे ही कर रहा है, सिराज डोंगरे लीड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी दूसरे वार्ड में हमको बुलाते हैं, वहाँ पर भी जाते हैं, या हम उनको बुलाते हैं वो भी आते हैं, सब मिल बांट के काम हो रहा है। कुछ ये भी मामले हो रहे हैं क्या, उत्तर भारतीय बनाम कोकनी समाज क्या उभर रहा है, क्या आपको ऐसा दिखने लगा है? अभी एक कल परसों एक ऐसी आवाज़ सुनी मैंने कि उत्तर भारतीयों की तरफ अवार्ड साहब तवज्जो नहीं देते, मगर उसका जवाब भी किसी एक साहब ने दिया है, हमारे मुमरा के कमर भाई हैं, उन्होंने उसका जवाब अच्छा दिया है कि आज ही क्यों आपको महसूस हुआ कि उत्तर भारतीयों को अहमियत नहीं दी जाती। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे, हम तो यहाँ के भूमिपुत्र हैं, मगर हमसे ज़्यादा तो उत्तर भारतीय लोग अवार्ड साहब के साथ में हैं। ये कोई इशू नहीं है, नहीं नहीं, ये तो बस खाली विपक्ष जो है इसको इशू बना रहा है। हाँ, और ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उत्तर भारतीय हो या यहाँ के स्थानिक कोकनी मुस्लिम हो, वो वन साइड यानी 80% लोग तो अवार्ड साहब से जुड़े पहले से। अब कुछ लोग हैं जो कुछ नाराज है या मुल्ला साहब के करीबी है, तो उनका काम कर रहे हैं, मगर ये सारी चीज़ें होते हुए मैं सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि ये क्या है, 10-15 दिन का ये इलेक्शन होता है, 20 दिन 25 दिन का, उसके बाद में फिर रोज़ हमारा ही एक दूसरे से सामना होता है, एक दूसरे के दुख दर्द में हम ही शरीक है, वो हमारे प्रोग्राम में हमारे दुख दर्द में शरीक है, हम उनके दुख दर्द में शरीक है। तो इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ना चाहिए, और इसमें जैसा आजकल कल परसों भी सुना मैं कि फला वो एक जगह जो है वो आपस में वो लड़ गए दोनों ग्रुप, तो ये इलेक्शन ख़त्म हो जाता है मगर तलखियाँ बाकी रहती है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, जी। यानी स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। ये थे सिराज डोंगरे साहब, बड़ी बखूबी जो है इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया, और बताया कि इस बार भी हमारे विधायक की ही जीत होगी, हमारा नेता ही जीतेगा। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।